हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए मार्च महीने में हुई जितनी भी घटनाएं हैं, वैसे तो हजारों घटनाएं होती हैं और उनसे हजारों प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 100% के करीब ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मार्च महीने से हमने जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करीब 100 से कुछ ज्यादा ही हैं, हमने इकट्ठे किए हैं। और इस वीडियो में आपको 100 के 100 क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे। और इसके साथ मैं बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है ना, इसका प्रिंट निकाल सकते हो। करीब 22-23 पेज का प्रिंट निकलेगा ई बुक के रूप में। आप ऐप पे जाएंगे, यानी कि आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहां से शिक्षा युग लाइव सर्च करेंगे। शिक्षा युग लाइव से आप जाके यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इस साइड में ई बुक का, ई बुक में जाएंगे और वहां से फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हो विदाउट कॉस्ट। उसका प्रिंट आप निकलवा सकते हो। अदरवाइज ये क्लास आप देख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पीडीएफ है उसको भी आप शेयर करें, यानी कि आपकी एक छोटी सी मेहनत से ज्यादा लोगों का भला हो सके, हेल्प हो सके। क्योंकि ये सिर्फ हमारा अकेले का अधिकार नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हो सिर्फ हम ही पढ़े। अगर किसी और का भला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपनी सीरीज है मार्च की करंट अफेयर। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जनवरी फरवरी की करंट अफेयर हमने स्टार्ट नहीं की थी, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। फिर आपके अप्रैल महीने की मिल जाएगी, सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मैथ का कोर्स लेना है तो आप मैथ का कोर्स बाय कर सकते हो अपने ऐप से। अर्थमेटिक का भी स्पेशल है, एडवांस का भी स्पेशल है, और भी हैं। जो भी आपको पेड कोर्स चाहिए, फ्री कोर्स चाहिए, आप ऐप पे जा सकते हो। पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कि पहला प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, अगले पेज पे मिल जाएगा। हाल ही में मनुष्य में किस पशु या जानवर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। ऑप्शन है सुअर, बकरी, बंदर, भेड़। ओके, तो यानी कि कई बार है ना, किडनी, आईफोन बेचना, आईफोन लेना किडनी बेच के ले सकते हो, फिर अब में कोई भी एक जानवर की किडनी शिफ्ट हो जाएगी। अब किसकी होगी वो देख लेते हैं। तो हाल ही में जो प्रत्यारोपण किया है वो सुअर का किया है। किसका किया है? सुअर का। सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है। इससे पहले भी प्रत्यारोपण होते हुए बहुत होते रहते थे, लेकिन कब क्या था कि जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता था उसके किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट वगैरह करते थे। इस बार जिंदा व्यक्ति जिसका सब कुछ काम करता फिर भी किया है। तो यानी कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, पैसे तो लगेंगे, सुअर की भी डल सकती है। तो आपका ये आंसर है सुअर। ठीक है, आप सुअर की तरह पड़े मत रहना, आपको काम करना है। इसकी थोड़ी सी डिटेल है, और ये डिटेल कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं। कि अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के चिकित्सकों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी अथवा गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया है। इसी अस्पताल में 1954 में विश्व का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। इससे पहले भी 1954 में किया गया। तो फिर यहाँ क्या खास बात है कि उसमें क्या खास बात नहीं थी, यहाँ क्या है कि 54 में हुआ था। उस समय क्या था कि व्यक्ति, यानी कि जिसकी डेड मतलब ब्रेन वगैरह डेड हो गया था, उसके कुछ किया गया था। यह दुनिया की पहली आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई सुअर की किडनी है। इसके पहले ब्रेन डेड लोगों में परीक्षण के तौर पर सुअर की किडनी का प्रत्यारोपित की जा चुकी है, लेकिन जीवित मनुष्य में यह पहली बार का मामला है। अगर व्यक्ति जिंदा है और फिर भी कर दिया है। अगर आप राम वो है ना, क्या वाल्मीकि रचित रामायण पढ़ोगे, वहां भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास रैंकिंग 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? मानव विकास रैंकिंग 2024 में तो 97वां था, 137वां रहा था, 134वां रहा था, 65वां रहा था। जैसे तो भाई पहले तो भारत का स्थान बहुत ही कम टॉप में रहता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस सरकार के आने के बाद स्थान ज्यादातर खिसकते ही चले गए हैं। तो वो जैसी हूँ जैसी है भाई, लेकिन अपने को तो क्या है, एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम के हिसाब से आपका आंसर है 134वां स्थान है, 134वां स्थान है। जारी कौन करता है, इसका शीर्ष स्थान क्या है, वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जारी करने वाला जो संस्थान है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूएनडीपी, शॉर्टकट में बोलते हैं यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने जारी किया है। शीर्ष स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, यहाँ चांदी की परत बिछाएंगे।
तो अभी तो न चांदी की परत बिछी है, ना काला धना है, जो 15-15 लाख रुपए आपके आने थे वो यहीं पे हैं, और ये टॉप पे ही बैठा अभी तक, सारे पैसे खा के हमारे, है ना। अगले पे इसकी थोड़ी डिटेल और देखते हैं। निम्नतम स्थान पे रहा सोमालिया। यहाँ भाई लुटेरों का देश बोला जाता है, इसमें काफी यानी कि जहां से अगर व्यापार करते हैं तो समुद्र के रास्ते से सोमालिया के व्यक्ति यानी कि लुटेरे लूट लेते हैं। ओके, तो 193 देशों की सूची में 193वें नंबर पे रहा है सोमालिया। कौन सा रहा है? सोमालिया। पहले पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। ओके, और भारत कौन से पे रहा है? 134वें स्थान पे रहा है। भारत कौन से पे रहा है? 134वें स्थान पे रहा है। इसके साथ ही थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। इसके लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 0.437 के स्कोर के साथ 108वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2021 में भारत 0.49 के स्कोर के साथ इस सूचकांक में 122वें स्थान पे, इस बार 108वें स्थान पे है। ओके, तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। अच्छा कंटेंट है, आप बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं 3 का आंसर क्या है आपके सामने। 3 का आंसर है भाई आपका, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान ग्याल सुएन जेतसुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया? नाम तो गजब का है भाई, अपने देश का तो है नहीं। देखो, आधिकारिक यात्रा तो मोदी जी ने काफी की है, काफी, ये देश विदेश में ही घूमे हैं, सबसे ज्यादा घूमने वाले व्यक्ति यही हैं। तो ये कहाँ पे जाके इन्होंने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, आधिकारिक तौर पे गए थे, और वो देश था भूटान। कहाँ था? भूटान। ठीक है, भूटान गए और वहां पे जाके, इसका डेट पे है क्या कोई कोई नहीं, ठीक है, भूटान। तो आंसर क्या है? भूटान। देश के बारे में देखते हैं, इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल देखते हैं। इस यात्रा प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में, ठीक है, भूटान में थिम्पू, ठीक है, राजधानी होगी ना थिम्पू, थिम्पू में इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उस समय हुई जब चीन और भूटान की अपनी सीमा से जुड़े, जब चीन, देखो चीन का सीमा से जो 13 देश लगते हैं चीन के साथ, और सभी देशों के साथ सीमा का विवाद रहता है, सभी देशों का। तो इसके साथ भूटान की अपनी सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझाने में लगे हैं। यह यात्रा हिमालय में चीन की ग्रे जोन युद्ध, देखो ये बात ध्यान रखना, ग्रे जोन युद्ध क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेना। ग्रे जोन युद्ध पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करती है। ग्रे जोन क्या है कि यह चीन कानूनी राजनीतिक, इस ग्रे जोन के वो उसकी लिस्ट हटा दी क्या इसमें से, ठीक है। जो ग्रे जोन युद्ध है वो टूल किट जिसमें चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि वो अपनी अलग तकनीक से इस्तेमाल करता है और अपना क्या है कि संप्रभुता मजबूत करने की कोशिश करता है। जिसके साथ जितने भी चाहे वो जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, जितनी भी सीमाएं लगती हैं, सभी के साथ चीन ऐसा ही करता है, सभी के साथ चीन की ऐसी ही रणनीति रहती है, आप सबको पता है। कब भी देखो, पुराना इतिहास उठा के देख लेना, सबके साथ ऐसी ही रणनीति मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बताओ भाई 4 का आंसर क्या जाएगा। मार्च 2024 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ढाका है, मॉस्को है, टोक्यो है, दिल्ली है? बताओ भाई, सबसे प्रदूषित बताओ। अरे अपनी दिल्ली है। कौन सी है? दिल्ली है। कहेंगे कि ये सारा ना पराली वगैरह जला दी, उससे धुआं हो जाता है, तो दिल्ली है। बहाने अलग अलग हैं पर नाम दिल्ली है। ऑप्शन डी का यहाँ पे हो जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था द्वारा एक IAQAir द्वारा 2023 की वायु गुणवत्ता के अनुसार 2024 जारी की, जिसमें 6वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया। दिल्ली को चौथी बार यह दर्जा मिला है, ध्यान रखना, चौथी बार यह प्रदूषित राजधानी हुई है दिल्ली। थोड़ा और देखते हैं, सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों के मामले में बिहार का बेगूसराय विश्व में सबसे अधिक, बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, और राजधानी के मामले में कौन है? दिल्ली है। रिपोर्ट में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 भारत के हैं। वाह भाई वाह, सबसे ज्यादा प्रदूषित 50 में से 42 तो भारत के हैं। देखो कितनी खराब हालात है अपने देश के, कितनी ज्यादा खराब हालात है, समझने की बात है। युवाओं को जागृत होना चाहिए, देश को जागृत होना चाहिए, देश की सरकार को जागृत होना चाहिए। तो ये हालात हैं, 50 में से 42 तो टॉप अपने देश के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, यानी कि कम वजन वाले लड़ाकू विमान का क्या नाम है, जिसका बेंगलुरु में हाल ही में परीक्षण किया गया था? यानी कि छोटी दूरी का या छोटी जगह का
यानी कि लड़ाकू विमान जिसका वजन बहुत ही कम है, अमके A1, अमके A1 नाम है इसका, अमके A1। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क ए, जिसको बोल रहे हैं अमके 1A, 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु के में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान भरी। ओके, इसका नाम पूछा था, ये आपको पता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जितना आप ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इसके बाद आप ना इसका ई बुक डाउनलोड कर लेना जरूर से, ठीक है। ई बुक से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ITU ने किस देश को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? ITU ने तो ये नियुक्त किया है किसको? भारत को। किसको किया है? भारत को। इसकी डिटेल है भाई यहाँ पे। तो मैं ऐसा करूँ क्या, क्योंकि आपको पढ़ना तो एक बार पड़ेगा, आपको मैं आंसर बताता चलूं, छोटा छोटा इसकी डिटेल बताता चलूं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन में सह अध्यक्ष चुना। दूरसंचार विभाग के डॉक्टर नीरज मित्तल को, ठीक है, नीरज मित्तल को यह सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ITU मुख्यालय में डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की बैठक से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समझौता था। तो यही पूछ रखा था आपसे कि कौन था ये? भारत को चुना गया। भारत के जो क्वेश्चन में ये पूछ सकता भारत के किस व्यक्ति को, तो फिर आप करोगे डॉक्टर नीरज मित्तल को। डॉक्टर नीरज मित्तल आपका आंसर हो जाएगा। भारत के किस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे तब। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? भाई ये जब से ना बने हैं ना, एक बार प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति, ये फिर कभी हटे ही नहीं। ये तो हटे ही नहीं है, आए हैं, ये गए तो है ही नहीं, और ये जाने की संभावना भी इनकी बहुत ही कम है। तो ये 5वीं बार बने हैं। कौन सी बार बने हैं? 5वीं बार। देखते हैं इनके बारे में। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न चुनाव में व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 में आए थे। 1999 से लेकर अब तक यही है। देखो भाई 25 साल हो गए, 24 चल रहा है, 25 साल हो गए। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि अभी तक इनकी जाने की शायद इसमें डेट नहीं दे रखी, आगे अभी और भी 2000 कितने तक है, 30-32 तक है या 28 तक है, अभी यही रहेंगे। T20 नहीं, T+0 सेटलमेंट किससे संबंधित है? अभी कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं कि सेटलमेंट करा लीजिए सर, ये सेटलमेंट करा लीजिए सर, जगह जगह। तो ये किससे है? क्रेडिट कार्ड के भुगतान से है, स्टॉक मार्केट के है, बकाया बिजली से, यह इन सभी से है। तो जो T+0 सेटलमेंट है वो आपका है स्टॉक मार्केट से संबंधित। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि आजकल की युवा है जिसको इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो भी है ये काम करते हैं, तो ज्यादा ही शिकार हो गए हैं, ज्यादा ही इस मामले में शिकार हो गए हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखो, हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो और हो सकता है उचित भी हो, या हो आपकी नजर में अनुचित भी हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है कि बिना नॉलेज के इसमें घुसना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो किसी भी प्रकार का, तो उसमें आप सेवाएं देते हो, वस्तुएं देते हो, वस्तुएं बेचते हो, खरीदते हो, या कुछ खरीदना बेचना नहीं होता। अगर मान लेते हैं 4 कैंडिडेट हैं जिनका नाम मैं लिख देता हूं ABCD, ठीक है, इन्होंने बिजनेस किया 100 रुपए लगाकर, इसने भी 100 रुपए लगाए और तीसरे ने भी 100 रुपए लगाए और चौथे ने भी 100 रुपए लगाए, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे, ये आपके इस क्वेश्चन से बाहर की बातें कर रहा हूं भाई मैं, एक बार जो आपके आम जीवन में आपको थोड़ी समझनी चाहिए थी वो वैसी लेवल की। अब क्या कहते हैं कि रुपए इनके इन्वेस्ट हो गए बिजनेस में 400, ये एग्जाम्पल के तौर पे। अब ए कहता है कि मैंने यहां से 250 रुपए कमाए, 100 लगाए थे 250 कमाए। बी कहता है मैंने ना 180 रुपए कमाए हैं, या आप बोल सकते हो कि 150 कमाए हैं। सी बोलता है मैंने जितने कमाए थे मेरे तो उतने के उतने आए हैं। और डी बोलता है मैंने 100 लगाए थे लेकिन मेरे 50 रुपए नुकसान हो गया। क्या ये बातें सही हो सकती हैं? देखो 250 यहाँ पे और 150 यहाँ पे, 400 रुपए तो यही हो गए, 500 550 रुपए हो गए, रुपए आपके इन्वेस्ट हुए हैं 400। क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? जो आपको बताया जाता मैंने इतने कमाए इतने कमाए, ये सारे भ्रमित करने की बातें होती हैं, सब भ्रमित करने की बातें होती हैं। अगर एक व्यक्ति ने कमाए हैं ना तो इसका मतलब है और बाकी लॉस में है। ये होता है कि आज आपने किसी का हक खा लिया, कल कोई आपका और खा जाएगा, और कुछ नहीं है। ये युवाओं को भ्रमित करने का है। ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाई जाती हैं, तो इससे बचे, अपनी पढ़ाई करें, आपका बिजनेस करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, पर गलत तरीके से बचें बस।
इसकी डिटेल वगैरह दे रखी यहाँ पे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बेसिस पर T+0 सेटलमेंट लागू किया है। किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट का है, या फिर आप ड्रीम 11 वगैरह वगैरह देखते हो ना, ये सारे ना युवाओं को भ्रमित करने के साधन है। किसी हमारे बड़े बुजुर्ग को कहा करते थे पहले कि क्या है कि अगर किसी से बदला लेना है तो आप उससे लड़ाई मत करो, उसकी संतान को है ना आप क्या कर दो, बर्बाद कर दो, गलत रास्ते पे सिखा दो। ये आप गांव में जहां भी हो ना सभी बताते हैं कि ऐसे ऐसे किया करते थे कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती थी ऐसी, तो ऐसी लोगों की प्रवृत्ति होती थी, वही है करा कि अब भारत युवाओं का देश है, बस युवाओं को बर्बाद कर दो, ठीक है, युवाओं को बर्बाद कर दो, देश बर्बाद हो जाएगा। युवा इस पे फंसे चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आदित्य योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? आदित्य, ये है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। ये है आपकी रक्षा मंत्रालय से संबंधित, ठीक है। आदित्य योजना किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है आदित्य योजना, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डेफेकनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आदित्य योजना को लागू किया। आदित्य योजना को लागू किया है। किससे संबंधित थी भाई? ये थी आपकी रक्षा मंत्रालय से संबंधित थी, ठीक है। हाल ही में लॉन्च किया गया चक्षु पोर्टल, चक्षु किससे संबंधित है? चक्षु का मतलब समझते हो? आंख, नयन, नेत्र, लोचन, आई, इंग्लिश में आई बोलते हैं। आंख मतलब किसी चीज को आंख गड़ा के देखना, यानी कि उस चीज पे बिल्कुल ध्यान लगा के देखना, कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या घटित हो रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। चक्षु पोर्टल किससे संबंधित है भाई? साइबर सिक्योरिटी से। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की, ठीक है। चक्षु पोर्टल समझ गए किससे संबंधित है? आज के समय का साइबर जो क्राइम है सबसे ज्यादा हो रहा है, साइबर ऑनलाइन ठगी काफी चल रही है, काफी। जहां भी देखोगे हम आपको ये सिखा देंगे, वो करवा देंगे, ये कोर्स दे देंगे, वो दे देंगे, पता नहीं युवाओं को, यानी कि आप 100 रुपए लगाओ आपको 5000 कमा के देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है एक बार वो आपको 5000 दे भी दे, आप फंस जाओगे, फिर आपसे 10,000 ले लेंगे, फिर 50,000 ले लेंगे। ऐसी ऐसी लाखों घटनाएं होती हैं। तो इनके लिए फिर चक्षु पोर्टल बनाया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किया गया संकलन ऐप किससे संबंधित है? संकलन ऐप, संकलन ऐप है आपराधिक मामलों से संबंधित है संकलन ऐप। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन की गई एक अद्वितीय डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का वस्तुतः उद्घाटन किया। शाह ने एक मोबाइल ऐप संकलन भी लॉन्च किया जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? आपराधिक मामलों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाल ही में जारी की गई सिप्री रिपोर्ट किससे संबंधित है? सिप्री रिपोर्ट है भाई वो हथियारों से संबंधित होती है। किस देश ने कितने हथियार खरीदे हैं, कितनों का आयात किया है, कितने हथियारों का निर्यात किया है, तो ये हथियारों से संबंधित है। सिप्री रिपोर्ट किससे संबंधित है? हथियारों से संबंधित है, ओके। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे यहाँ से। सिप्री रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नवीन रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 19-23 में लगभग 2 गुना हो गया है। बताओ भाई, 2014-18 की तुलना में 19 से 23 में लगभग 2 गुना हो गया है आयात यूरोप का, ओके। इसके बाद देखते हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, इसके पीछे का कारण है रूस यूक्रेन का बड़ा युद्ध जो है, युद्ध का बड़ा कारण माना गया है, और ये युद्ध काफी बड़ा है और काफी लंबा अभी तक चल रहा है, तो ये कारण रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर ये क्वेश्चन पूछे ना सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है, तो आप आंसर करेंगे अमेरिका। अमेरिका का निर्यात 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच 17% बढ़ गया। कुल वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 34% से बढ़कर 42% हो गई है। रूस के हथियार निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि रूस को तो हथियार निर्यात करने की फुर्सत नहीं मिल रही, वो तो खुद ही वहां पे इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2014-18 और 19-23 के बीच रूसी हथियारों के निर्यात में 53% की गिरावट आई है। भाई युद्ध में देखो, तो पहले तो इतना निर्यात कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। रूस भारत का मुख्य
रूस है वो भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता हुआ है, उसके हथियार आयात के 36% हिस्से के साथ। कितना? 36% हिस्सा है। देखो सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है अमेरिका करता है, उसको पता है उधर से दोनों लड़ रहे हैं यूरोप में, आप आराम से बैठे देख रहे हैं। अपना क्या है, अपने तो पैसे ही आ रहे हैं भाई। इतिहास में पहले भी ऐसी ऐसी घटनाएं आती रही हैं और अब भी आप देख सकते हो बहुत लोग ऐसे ही मजे लेते हैं दूसरे के। नए आंकड़ों के अनुसार विश्व में न्यूनतम प्रजनन वाला देश कौन सा है? न्यूनतम प्रजनन वाला कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। किम जोंग उन वाला नहीं है भाई, वो उत्तर कोरिया का है ना, वो उत्तर कोरिया का तानासा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहां दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का नया रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण कोरिया का अनुमान है कि वर्ष 2000 में इसकी प्रजनन दर 0.68 तक गिरने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा प्रजनन दर के आधार पर देश की 51 मिलियन आबादी 2100 तक आदि हो सकती है। और यहाँ है कि क्षेत्र थोड़ा और आबादी ज्यादा है। भारत के पास कितना है? भारत के पास 2.4% है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार 17.5% थी। अब तो मेरे हिसाब से 20% प्लस जनसंख्या होगी, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। यानी कि हम मान के चले 2.5% से भी कम जनसंख्या लिए हुए हैं, और जनसंख्या 2.5% से भी कम हमारे पास जमीन है, और जनसंख्या हमारे पास 20% है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया? किस शहर को? काठमांडू, ललितपुर, दोलाल घाट या पोखरा? तो यहाँ आपका आंसर है पोखरा। पोखरा को राजधानी घोषित किया है। ठीक है, कौन सी राजधानी घोषित किया है? इसने पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा को। ठीक है, पोखरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई, नेक्स्ट की थोड़ी डिटेल देखते हैं। नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के एक सुरम्य शहर पोखरा को हिमालय राष्ट्र नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया। पोखरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला है ना, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह शहर फेवा झील, बेगनास झील, रूपा झील सहित कई झीलों का घर है। जहां पे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हों, अच्छी अच्छी झीलें हों, नजारा देखने लायक हो, तो फिर उसको राजधानी घोषित करने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। तो इस नाम क्या इसका? पोखरा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य देश कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वें देश में कौन सा है? पनामा। ठीक है, पनामा। पनामा के बारे में आप जितने पॉइंट बनते हैं, पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, कौन सी संधि है, तो ऐसे ऐसे जहां भी आपको करंट अफेयर मिले ना, तो उसके अपने पॉइंट भी लिख लिया करो आप। ठीक है, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणी राष्ट्र पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार पनामा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का समर्थन किया। ठीक है, कौन सा देश बन गया भाई? पनामा। कौन सा? पनामा, 97वां। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस नदी में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया? लूनी है, हुबली है, गंगा है, सोन नदी है? बताओ। अंडर वाटर कौन सी नदी में किया गया है? हुबली नदी में। ठीक है, हुबली नदी में। तो ये आपका आंसर है हुबली। में पानी पी लेता हूं भाई। तो इसका आंसर था हुबली। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया गया। आप पढ़ रहे हैं मार्च 2024 की करंट अफेयर, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप शिक्षा युग लाइव से। ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग लाइव से। जैसा आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको या ई बुक के रूप में चाहिए, थोड़े पेज में यानी कि करीब 22 से 23 पेज में आप पूरा प्रिंट निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको 2024 के सारे मिल जाएंगे, जनवरी फरवरी, क्योंकि जनवरी फरवरी के आने बाकी हैं, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आगे जितने भी आएंगे तो सभी की करंट अफेयर मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं इसे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर विशेषज्ञ समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? ठीक है,
तो ये किसके द्वारा किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा से संबंधित मामले से निपटने के लिए यह आदेश जारी किया मार्च में। अदालत ने समिति जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रखा है क्वेश्चन आपका मुख्यतः क्या था, किसने किया है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सर्वोच्च न्यायालय देखने पर लगता नहीं है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इससे अगले पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इंटरनेशनल बिग कैट, बड़ी बिग कैट का मतलब बड़ी बिल्ली। ठीक है, बिग कैट, जैसे कि ये जो चीता वगैरह है बिल्ली के ही ये वंशज हैं। अलायंस की स्थापना के उपरांत इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या चीन में? तो बिग कैट के बाद इसका जो मुख्यालय स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा भारत के अंदर। कहाँ किया जाएगा? भारत के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आईबीसीएस का मुख्यालय भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में ही। क्वेश्चन पूछा था, बाकी इसका कितना खर्चा लगा रखा है ये छोटी बात है, कई बार तो पूछता नहीं है। ठीक है, बाकी आपको एक बार पढ़ के देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा भाई, है ना। काफी चर्चा का विषय रहा है ये पिछले महीने, जबरदस्त। इतने पैसे खा लिए, वो कर लिए, पता नहीं, बोला राम का नाम लेने वाले भी सोशल मीडिया पे कैसी कैसी बातें थी, कितनी सच्चाई थी, कितनी अफवाहें थी, देखो वो तो सही कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन काफी चर्चा रहा था। तो इसमें सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी कौन थी, ये आपसे प्रश्न पूछ रखा है। भारतीय ग्रुप, ये यानी कि यहाँ पे भारतीय ग्रुप लिखना था, भारतीय नहीं, भारतीय ग्रुप लिखना था, भारतीय ग्रुप, वेदांता ग्रुप लिमिटेड, या फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, या रिलायंस। तो देखने को तो लगेगा कि हाँ यार रिलायंस ने दिया होगा क्योंकि ये अंबानी और की है। ठीक है, पर ऐसा है नहीं। तो ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर ने सबसे ज्यादा यहाँ पे चंदा दिया है। ऑप्शन सी, भारतीय चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त चुनावी बॉन्ड वितरण 14 मार्च 2024 को प्रकाशित कर दिए। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी 24 के अपने निर्णय में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए, यानी कि संवैधानिक ने असंवैधानिक घोषित करते हुए भारतीय चुनाव आयोग को इससे संबंधित डेटा अपलोड करने के लिए 15 मार्च 2024 तक का समय दिया था। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के दौरान भारत के कुल कार्यबल के बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी? आपके लिए प्रश्न, सबके लिए। देखो बड़ी बात है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के दौरान भारत के कुल कार्यबल यानी कि कार्य करने वाले बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? जो कार्य करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। देखने में यार कितने होंगे, अगर 25% भी है ना तो भी थोड़ी बात नहीं है, चौथे हिस्से के लोग बेरोजगार हैं। लेकिन यहाँ सबसे चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे 83% लोग बेरोजगार हैं। बताओ, ये हालात हैं अपने, और आप समय पास कर रहे हो यूपी पे लूडो खेल के, ड्रीम 11 पे, और क्या क्या है आपके यहाँ पे। हालात देखो देश के क्या है, समझ जाओ भाई। आप पर देश की दावेदारी है, देश का भार आपके कंधों पे है, तो अपने आप को संभालो, देश को संभालो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कुल कार्य बल में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 83% है। शीर्षक क्या था? इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। जारीकर्ता कौन है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार ये बातें पूछ लेता है जारीकर्ता कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नो योर कैंडिडेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नो योर, ये आपका कैंडिडेट नहीं है, या है गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, या साइबर सेल, किसके द्वारा? आप इलेक्शन का समय चल रहा है, आपको किसी भी नेता को वोट देना है, कि आपको उस नेता के बारे में जानना है, तो आप इस पे जा सकते हो, नो योर कैंडिडेट। और ये लॉन्च किया चुनाव आयुक्त ने। किसने लॉन्च किया? चुनाव आयुक्त ने।
आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि अब तो चल ही रहे हैं, किसी किसी स्टेट में हो चुके हैं, चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट, नो का मतलब जानो, योर कैंडिडेट, ठीक है, आप अपने कैंडिडेट को जानो नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया। केवाईसी ऐप के, ठीक है, केवाईसी ऐप, आप जो बैंक में केवाईसी करवाने जाते हो वो केवाईसी नहीं है, के का मतलब है नो, KNOW नो, योर YOUR कैंडिडेट, यानी कि नो योर कैंडिडेट ऐप के जरिए मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा, कोई भी नहीं, तो ऐसे ऐसे नारे लगते रहते हैं, उसका नाम कैसा रहेगा देख ले सकते हो, उसके नाम कितने आपराधिक मामले हैं या क्या क्या उसका बायोडाटा सारा का सारा उसका देख सकते हो आप, ओके। क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। भारतीय वायुसेना ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग का परीक्षण किया है? कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप ये लैंड करवाने के लिए जगह न बचे, ब्लास्ट वगैरह हो जाए और या और कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाए तो आप करवा सकते हो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पे ऐसा प्रशिक्षण किया है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पे ऐसा प्रशिक्षण किया है। इमरजेंसी में आप कहाँ भी यानी सड़क पे उतारना पड़ जाए ना तो आप उतार सकते हो। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बापटला, नाम भी गजब का भाई, बापटला जिले के पीचिकाल गुड्डीपाडू गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर विमानों की आपात लैंडिंग का सफल परीक्षण 18 मार्च 2024 को किया। भावी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए वायुसेना ने अपनी आपात तैयारी को सशक्त बनाने के तहत यह परीक्षण किया, जिसमें 2 मालवाहक विमानों AN-32 और डार्नियर ने हिस्सा लिया था। किन किन ने, ये भी पूछ सकता है, ये वाली बातें भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो AN-32 और डार्नियर, ठीक है, ये दोनों बातें आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2024 में लॉन्च किया गया शेरनी नेटवर्क या पोर्टल किससे संबंधित है? अब देखने में तो शेर नहीं लगेगा, हाँ ये शेरों से संबंधित है बट ये शेरों से संबंधित है नहीं। ऑप्शन में चेक करेंगे हम क्या है, शेरों से संबंधित है, महिला वैज्ञानिकों से, या महिला पुलिस से, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है ना, ये महिला वैज्ञानिकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला वैज्ञानिकों से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है भाई? महिला वैज्ञानिकों से संबंधित है। वैज्ञानिकों और संकाय के बीच, ठीक है, बीच लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क ने भी सी रिसर्च, ठीक है, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, जिसको शेरनी के नाम से जाना जाएगा, 9 मार्च 2024 को लॉन्च किया है। यह पहल विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के लिए सहयोग करने, एक दूसरे से सीखने और सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करेगा। तो ये किससे संबंधित है? महिला वैज्ञानिकों से। शेरनी किससे संबंधित है? महिला वैज्ञानिकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है बताओ भाई नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा सेला टनल, सेला सुरंग, ठीक है, सेला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। बताओ भाई किस राज्य में है सेला सुरंग? कहां है? अरुणाचल प्रदेश। कहां है? अरुणाचल प्रदेश, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को 9 मार्च 2024 को राष्ट्र को समर्पित की। ये आपकी BRO द्वारा निर्मित की गई है। ऊंचाई इसकी 13,000 फीट है। ऊंचाई कितनी इसकी? 13,000 फीट है। और यह डबल लेन वाली ऑल द वेदर टनल अरुणाचल प्रदेश में कि पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को जोड़ती है। अगर ये भी इतना बारीकी से पूछ लेना तो पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को जोड़ेगी। इतना बारीक से पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप यहाँ पे भी याद कर सकते हो। यह LAC तक पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता भी है, ठीक है। एक LOC है, ये LAC है, ठीक है, ये LAC है। निम्मू पदमदारचा सड़क किस किस को जोड़ेगी? निम्मू नाम भी गजब का है भाई। पदमदारचा सड़क किसको जोड़ेगी? कारगिल, लेह, मनाली, लेह, लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली। बताओ ये जोड़ेगी मनाली लेह को। किसको जोड़ेगी? मनाली लेह को। ऑप्शन बी।
कुल 298 किलोमीटर की यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली और लेह को जोड़ेगी। ठीक है, मनाली लेह को जोड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। बताए भाई, हाल ही में विक्रम वन रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एयरोस्पेस, स्पेसएक्स, नासा, इसरो। किसके द्वारा किया गया था? बताओ भाई, हाल ही में विक्रम-1 स्काई रूट एयरोस्पेस किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। इसकी थोड़ी सी डिटेल आप देख सकते हो। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि एक बार आपने यूज किया है उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। दोबारा यूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग का सफल परीक्षण कहा क्या? जोधपुर, श्रीहरिकोटा या चित्रदुर्ग, कर्नाटक। कहाँ किया गया था? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने पूर्णतः रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग कराने में सफलता पाई। और ये कहाँ पे पाई थी? ठीक है, यानी कि एक बार यूज करके आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो ये आपकी चित्रदुर्ग, और ये चित्रदुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक में। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है। पुष्पक, ये रामायण में कुछ पुष्पक विमान था ना, उससे संबंधित है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले वर्ष 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था। वर्ष 2015 में इस कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट फॉल्कन 9 तैयार कर लिया था। ठीक है, सबने नाम सुना होगा इसका, तो एलन मस्क का, तो स्पेसएक्स मालिक है भाई ये। तो ध्यान दें, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये जरूरी तो है, लेकिन इतना भी नहीं, इससे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस जटायु को कहां तैनात किया गया? आईएनएस जटायु को कहां? लक्षद्वीप पे। कहां पे? लक्षद्वीप पे। ओके, लक्षद्वीप पे। इसके साथ थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। भारत क्या है? नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने लक्षद्वीप के, ध्यान रखना किसने? एडमिरल आर हरि कुमार ने लक्षद्वीप के मिनिकोय में, लक्षद्वीप के किस स्थान पे? मिनिकोय में आईएनएस जटायु को तैनात किया। कवारती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप का दूसरा नौसेना में से। इससे पहले कौन था? आईएनएस द्वीप रक्षक। आईएनएस द्वीप रक्षक इससे पहले था। ये छोटा सा अपना बैनर है, किसका? मैथ्स प्रीवियस ईयर का है। एसएससी के मैथ्स प्रीवियस ईयर अगर आपको करने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलना चाहेंगे। अगले पे चलते हैं। हाल ही में MH-60 और सी होक को शामिल किया गया। इसमें नौसेना में, वायुसेना में, स्थल सेना में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें शामिल किया गया इसको? नौसेना में। ठीक है, नौसेना में। इसमें नौसेना में भारतीय नौसेना ने बहुउद्देशीय MH-60 सी होक मल्टी हेलीकॉप्टर को अपने नौसेना बेड़े में आईएनएस गरुड़ कोच्चि में ये शामिल किए हैं। ध्यान रखना भाई, ज्यादा ना इस पे देख लेना, आंखों में दिक्कत तो होती है। कई टीचर ना ब्लैक चश्मा लगा के पढ़ा रहे होते हैं, वो सही कर रहे हैं भाई, दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाल ही में ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? वाह, ये किया गया है आपका ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। हाल ही में ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का जो परीक्षण किया गया है ब्रिटेन द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। ऑप्शन डी, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने हाई पावर लेजर हथियारों का सफल परीक्षण किया, जिसकी जानकारी 19 मार्च 2024 को दी गई है। देखो भाई, सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए, एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद ये बताएंगे ना। तो ये किसने किया गया है? ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने। अमूल का दूध पहली बार भारत के बाहर किस देश में मिलेगा? वाह, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब इंडिया के बाहर और कौन पिएगा अमूल दूध? अब पिएगा कौन? अमेरिका। इंडिया के बाद कौन पिएगा? अमेरिका। कौन पिएगा? अमेरिका।
भारतीय मूल और एशियाई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अमूल का दूध पहली बार भारत के बाद अमेरिका में मिलेगा। इस क्रम में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ अमेरिकी बाजार में दूध की 4 किस्मों की पेशकश करेगा। हरे दूध की भी किस्म है यार, कौन से हैं? अमूल ताजा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल स्लिम एंड प्रीम जैसे दूध के 4 ब्रांड हैं और चारों को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला किस जिम में रखी गई है? किस तरह आधारशिला किस तरह जिम में रखी गई है? जिम क्या का मतलब, किस राज्य में रखी गई, ऐसा होना चाहिए था। तो ये रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, अगले इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में एनएचपी लिमिटेड की 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 9 मार्च 2024 को रखी है। ठीक है, और किस राज्य में रखे? अरुणाचल प्रदेश में। परियोजना फरवरी 2032 में चालू होने की संभावना है। देखो कब हो जाएगी? 2032। अभी तो बहुत समय है। ठीक है, अभी तो काफी समय है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन का? हिसार, हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में, ठीक है, हरियाणा के हिसार में किया गया है। केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल, जिसके संचालक कौन है? नवीन जिंदल, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये देखने में तो आपको ऐसा लगेगा गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, मथुरा। ये कुरुक्षेत्र में हुआ होगा या मथुरा में हुआ होगा, लेकिन ये आपका आंसर कोलंबो है। ठीक है, कोलंबो। कहाँ? श्रीलंका में। 1 से 3 मार्च 2024 तक 1 से 3 मार्च 2024 तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो के नेलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये घबराना नहीं देख के कि आप आंसर दे दोगे कहीं सीधा ही, हाँ ये तो कुरुक्षेत्र में होगा या ये फिर होगा मथुरा में होगा। नहीं, ये इस बार कोलंबो में है, श्रीलंका में। भारत के किस व्यक्ति को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? भारत के किस व्यक्ति को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? बताओ भाई। अरे अपने प्रधानमंत्री जी आजकल काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। इनके अकाउंट पे भी लोग गालियां दे देते हैं कई बार। तो वो कह रहे थे किसने लिख दिया था पता नहीं, ऐसे से। मैं भाई अपनी जुबान से कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि रिकॉर्डेड है भाई, बाद में पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन लग जाए। मेरी तो LLB होने से पहले ही केस में फंस जाऊं कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ हाँ भाई, मैंने किसी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। विवादों में आने का अपना कोई औचित्य नहीं है। वो बात अलग है कि अपनी LLB चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोल लेंगे, हाँ भाई केस लूट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी बर्बाद करने की बातें होती है सभी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भूटान में गए थे और एक हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करके आए थे। ये भी आपके प्रश्न में आया था ना पीछे। हाल ही में दिया गया चमेली देवी, ठीक है, पुरस्कार किससे संबंधित है? महिला मीडिया, महिला एथलेटिक्स, सेना में महिलाओं की पदोन्नति, खेलों में उत्कृष्टता। तो भाई महिलाओं की मीडिया में कितनी उपलब्धता है ना, कितनी उनकी छवि अच्छी है, उससे संबंधित है महिला मीडिया से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार है उसी के बारे में बोलते रहो, उसी की प्रशंसा करते रहो। ऐसा होना भी गलत बात होती है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया 2024 का, और ये महिला मीडिया से संबंधित है। किसको दिया गया है? स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार, ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रीतिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से। 2 कैंडिडेट को
ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को ये दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की एक स्वतंत्र पत्रकार और वकील ग्रीष्मा कुठार ने मणिपुर में मई 2023 में भड़की हिंसा को बड़े पैमाने पर कवर किया था। वर्तमान में रितिका है वो द इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय ब्यूरो की प्रमुख और राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी और मीडिया फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यहां से पढ़ सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कि 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी 96 में? ओपनहाइमर। कौन सी थी? ओपनहाइमर। तो क्वेश्चन है, इसमें कितने कर लिए जाए आज के लेक्चर में? 50 कर लें, नहीं तो 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर बनेगा। 96वें ऑस्कर अवार्ड में ओपनहाइमर को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ओपनहाइमर। वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024 को हुआ। अमेरिकन टीवी होस्ट जिमी किमेल, अरे गजब नाम है यार, आपको ध्यान रखना है ओपन को। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन सी रही थी? पुअर थिंग्स, दूसरे स्थान पर पुअर थिंग्स। 38 का क्वेश्चन देखते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जी प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया था? प्रभा वर्मा को दिया गया था। ठीक है ना, ये दिया गया था प्रभा वर्मा को। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उपन्यास, कौन से उपन्यास के लिए? रोदर सात्विकम के लिए प्रदान किया गया था। प्रभा वर्मा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मीडिया सलाहकार हैं। प्रभा वर्मा की कुछ अलग से भी कृतियां उन्होंने और भी लेखन लिखे हैं। सोपर्णिका, अरक पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाची, आर्दम और कनाल चिलुम्बु। 39 की देखते, वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? कला निधि पुरस्कार किसको? टीएम कृष्णा। ठीक है, टीएम कृष्णा को। ठीक है भाई, टीएम कृष्णा को दिया गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 17 मार्च 2024 को की गई है। ठीक है, लेखक और कार्यकर्ता थोडूर मदाबुशी कृष्णा को वर्ष 2016 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। संगीत कला आचार्य पुरस्कार मृदंगम वादक प्रसाला रविचंद्र नायर और गायिका राजा को भी दिया गया है। ओके, संगीत के पुरस्कार डॉक्टर मार्गरेट बॉस्टन को दिया गया है और नृत्य कला निधि का पुरस्कार नीना प्रसाद को दिया गया है। किसको? नीना प्रसाद को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी? सिनी शेट्टी, क्रिस्टिना पिस्जोकोवा, क्रोनिला बिलावस्का। नाम जो है या चौथा है यस्मिन जेटुन। क्रिस्टिना पिस्जकोवा। ठीक है, क्रिस्टिना पिस्जकोवा। चेक गणराज्य की, कहां की है? देश का नाम है चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जकोवा वर्ष 2023 की 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। कौन से नंबर की बनी है? 71वें नंबर की। ध्यान रखना, कौन से नंबर की बनी है? 71वें नंबर की। वर्ष 2022 की विश्व सुंदरी पोलैंड की कैरोलिना बिलास्का ने उन्हें इसका ताज पहनाया है। इससे पहले कौन थी? पोलैंड की थी। किस देश की थी? पोलैंड की थी। नाम क्या था? कैरोलिना बिलास्का था। क्या नाम था? कैरोलिना बिलास्का था। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव पुरस्कार किसने जीता? ध्रुव राठी, यातिन भास्कर दुग्गल, रवीश कुमार, मनोज वाजपेयी। पहला ऑप्शन देख के तो आपके मन में लड्डू सा फूटा होगा, भाई इस आदमी ना पूरा बैंड बजा के रखा है ना? तो ये तो है नहीं, ये जीता है यातिन भास्कर दुग्गल ने। किसने? यातिन भास्कर दुग्गल ने। देखो भाई, ध्रुव राठी युवा लड़का है लेकिन उसकी तर्क करने की जो क्षमता है काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। अब देखो, जिसमें जो नॉलेज है वो तो वैसी बातें करेगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यातिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता। ये थोड़ी डिटेल आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 42 पे। किस नागरिक को मॉरिशस द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी गई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, किसको दी गई है ये उपाधि? बताओ भाई। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ये दी गई। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ठीक है, मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। कितनी गहराई है दोनों के बीच में आपको पता ही है। इसरो को किस उपलब्धि हेतु एविएशन, किसको दिया गया? पहले तो ध्यान है, इसरो को किस उपलब्धि हेतु एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है? चंद्रयान 2 के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, मंगलयान के लिए? किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए क्या, ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए है। मिनट, चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रयान 3 के लिए। यहां कुछ गलती कर रखी ना ऑप्शन में, आंसर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान चंद्रयान 3 में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है भाई, यहाँ पे सी टाइप हो रखा है, कोई बात नहीं, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी। ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 44 का। बीएनपी परिबास ओपन इंडियन वेल्स मास्टर्स 2024 पुरुषों के लिए कौन से नंबर का टूर्नामेंट था? ये बताओ कौन से नंबर का था? 50वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 50वें नंबर का था। बताओ भाई कौन से नंबर का था? 50वें नंबर का था। ओके, है मैंने गलत बता दिया क्या? सही तो है। पुरुषों के टूर्नामेंट का यह 50वां और महिलाओं के लिए 35वां था। अच्छा अच्छा, पुरुषों के लिए 50वां और महिलाओं के लिए 35वां। देखो, पुरुषों के लिए 50वां, महिलाओं के लिए 35वां, ऐसे बोल रहे थे क्या? तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं भाई। पुरुषों के लिए पूछे तो 50वां और महिलाओं के लिए तो 35वां। महिलाओं के लिए 35वां, पुरुषों के लिए 50वां। 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक खेले गए रणजी ट्रॉफी में विजेता टीम कौन सी रही है? बताओ भाई। विदर्भ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई। मुंबई कौन सी रही है? मुंबई, ठीक है ना। कौन सी रही है? मुंबई। वो बात अलग है, मुंबई इंडियंस जो अब आईपीएल में बेचारी खेलने अच्छे से नहीं खेल पा रहे क्योंकि उनका कप्तान बदल गया है। लोग ट्रोल कर रहे हैं नए कप्तान को, और आप सबको पता है नया कप्तान कौन है, और काफी ट्रोल किए जा रहे हैं कप्तान साहब। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 89वीं 89वीं रणजी ट्रॉफी के लिए विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले 5 जनवरी से 14 मार्च 2014 तक खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान बनाने वाली दो टीमें मुंबई और विदर्भ थी, और इसमें मैच में मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर 42 बार रणजी ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि मुंबई का 7 सीजन बाद यह पहला रणजी टाइटल है। अगले पे चलते हैं 46 पे। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता कौन सी टीम रही? ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, आरसीबी। ये कब जीत गई जी? ये तो जीतती नहीं है, अरे लड़कियों वाली टीम जीतती है, ठीक है। कोहली जी तो बेचारे मेहनत करते हैं, जीत पाते ही नहीं है, उनके क्रम में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या है उनकी किस्मत। तो यहाँ पे कौन सी है? बी, ठीक है, कौन सी? बी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी मार्च 2024 में किया गया है। इसका खिताब दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर स्मृति मंधाना थी इस टीम की कैप्टन वाली टीम ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को।
प्ले ऑफ दौर के पश्चात फाइनल में पहुंची 2 टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स थी। ध्यान देने की बात है, यहाँ कुछ छोटी मोटी बातें हैं, हाँ यहाँ जरूरी बातें भी हैं। अब जो बात है ना, दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा थी ना, इनको टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा छक्के लगाए इन्होंने, ठीक है। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 13 लेने का रिकॉर्ड है। जो पर्पल कैप मिलता है ज्यादा विकेट लेने के मामले में चैलेंजर्स बेंगलोर की श्रेयंका पाटिल को, ठीक है, श्रेयंका पाटिल को मिला है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 347 बनाने का जो ऑरेंज कैप मिलता है, ये मिला है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की खिलाड़ी है एलिसे पेरी को मिला है, ठीक है। पेरी चेरी नहीं। भारत की कौन सी टेबल टेनिस टीम, केवल पुरुष या केवल महिला या दोनों या इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका मतलब यही है, भारत की कौन सी टेबल टेनिस टीम ने ओलंपिक का टिकट हासिल किया है, बताओ, केवल पुरुषों ने या केवल महिलाओं के ने या दोनों के ने। तो यहाँ दोनों की टीमों ने ये ओलंपिक की टिकट मिली है। भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है, तो दोनों ने, ठीक है, महिला और पुरुष। महिला वर्ग में भारत की विश्व रैंकिंग में 13वें और पुरुष वर्ग में 15वें स्थान पर रहते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में प्रथम देश कौन सा बना है? विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2024 में प्रथम देश कौन सा बना है, बताओ भाई। अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। लो भाई 50 क्वेश्चन के करीब हो गए, 100 से ज्यादा है, आज 50 ही क्वेश्चन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की 19वीं विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 1 से 3 मार्च के बीच में 6 स्वर्ण हासिल के साथ सर्वाधिक 20 शतक जीतते अमेरिका ने। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। भारत के 2 एथलेटिक्स ट्रिपल जंपर प्रवीण थे और लॉन्ग जंपर थे जैस्विन एल्ड्रिन। अरे भारत में भी ऐसे ऐसे नाम आते हैं क्या? हाल ही में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? युवी चहल है, पंकज आडवाणी है, आनंद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन है? पंकज आडवाणी है, ठीक है। कौन है? पंकज आडवाणी है। भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने भारत अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। पंकज को चीन के संग्राओ सिटी में वर्ल्ड बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 50 का क्वेश्चन आज का, आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? पंकज आडवाणी, अभिनव बिंद्रा, शरत कमल या विजेंद्र सिंह? तो कौन से होंगे? शरत कमल, ठीक है। कौन होंगे? शरत कमल होंगे, ठीक है, शरत कमल होंगे। 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरत कमल, और 2024 में ओलंपिक में शरत कमल ये क्या है? ओलंपिक में रथ के ध्वजवाहक होंगे। कौन? शरत कमल, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मेरे हिसाब से 100 कुछ से 108-9, और 108-9 में से आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और 50 जो 57-58 जितने क्वेश्चन और बाकी हैं वो हम कवर करेंगे किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे हिसाब से 1 घंटे का लेक्चर हो गए। तो इतना ही, क्योंकि ऑनलाइन देखने में ज्यादा समय लगता है, तो ज्यादा समय देखने में थोड़ी तकलीफ भी होती है, तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा समय का ही करेंगे। तो 1 घंटे का करीब लेक्चर हो गया, और बचा हुआ लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आपको मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ऐप डाउनलोड करें, शिक्षा युग लाइव सर्च करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से जाएंगे आपको ऐप मिलेगा, और ऐप से आप ई बुक वगैरह, फ्री कंटेंट वगैरह काफी चीज हम डाल रहे हैं, और धीरे धीरे करके आपको बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जाएंगे तो आप तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ई बुक मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री कोर्स है मैथ के 2, और पेड कोर्स भी है, वो भी आप कोई अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बाई कर सकते हैं, और इसका फ्री बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।